भारत और फ्रांस साथ, बहुत बढ़िया से साथ। कैसे साथ? अपने जो मतलब वो है ना प्रमुख रणनीतिकार, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल जी रिसेंटली, देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, इन दिनों ना दिवाली टाइम पर हम लोग दिवाली मना रहे थे, छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन बहुत सी चीजें हुई थी इन दिनों, है ना। भारत की तरफ से भारत के प्रतिनिधि कहीं गए या प्रधानमंत्री कहीं गए या फिर जो भी काम हुए, धीरे धीरे वो इन दिनों की प्रमुख न्यूज में मैं ले लूंगा, आप चिंता ना करें। इन दिनों जो भी घटनाएं हुई थी लास्ट वीक में, महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई थी, वो आपको आने वाले समय के अंदर प्रमुख सूचनाओं के अंदर मिल जाएंगी। तो मैं दिवाली के दौरान जो बढ़िया बढ़िया घटनाएं हुई थी उन्हें आपके साथ में अपनी इन क्लासेस में साझा करता चल रहा हूं। तो ये ना सोचें कि आपका कोई करंट छूट गया है ना, सब कवर हो जाएगा। उन्हीं में से अजित डोभाल जी की यात्रा है। ये साहब गए हुए थे कहां पर? फ्रांस गए हुए थे, पेरिस गए हुए थे, और पेरिस जाकर के इन्होंने भारत की तरफ से भारत की बात रखी फ्रांस के सामने कि जनाब हम आपके साथ में हैं। पेरिस से यानी कि फ्रांस ने भारत के साथ में बहुत शानदार शानदार बातें करी। यूपीएससी के विद्यार्थी और स्टेट पीसीएस के विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इस सवाल को पढ़ते समय अपने यहां पर हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग यह है भारत और फ्रांस के संबंध। आप केवल इस बिंदु को टाइटल में डाल लीजिए। जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उनमें से कोई बात आपको पहली बार पता चले तो उन्हें आप छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखते चले जाइएगा, ताकि भविष्य में आपके पास प्रॉपर तरीके से एक आंसर तैयार हो जाएगा। शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दुनिया में कभी एक संगठन हुआ करता था, आज भी है लेकिन थोड़ा कमजोर हो चुका है, जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन। आज भी है। जब उसमें 28 सदस्य हुआ करते थे तो दुनिया के देश यूरोपियन यूनियन में एंट्री पॉइंट माना करते थे ब्रिटेन को, कि ब्रिटेन पहुंच जाओ, उसके बाद में दुनिया के किसी भी देश में इजीली एंट्री ले लेना। लेकिन जनाब लास्ट ईयर की दिसंबर इतनी खतरनाक थी कि यूरोप के अंदर ब्रिटेन ने कहा कि हम तो न्यारे हो रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं, जिसे ब्रेग्जिट कहा गया। ब्रेग्जिट की घटना के बाद में भारत जैसे तमाम देशों को दिक्कत यह हो गई कि यूरोप में एंट्री पॉइंट हमारा बंद हो गया। बंद हो गया से मतलब है कि एक देश में एंट्री करो, बाकी सब में इजीली एक्सेस कर जाओ, वो काम बंद हो गया। अब हमें ब्रिटेन में तो इन्वेस्टमेंट करना ही था, इसके अलावा अब यूरोप के 27 देशों के अंदर किसी एक ऐसे देश को पकड़ना था जो सबसे ताकतवर भी हो, जहां से संपूर्ण यूरोप के अंदर एंट्री शानदार भी हो। हमने एंट्री पॉइंट के रूप में सेलेक्ट कर लिया है फ्रांस को, कि जनाब अब ब्रिटेन ना सही तो ब्रिटेन के साथ में दूसरा ताकतवर देश फ्रांस सही। हम इस विजन के साथ अब काम कर रहे हैं कि फ्रांस को हम यूरोपियन यूनियन का एंट्री पॉइंट मानेंगे, अर्थात यूरोप के देशों में एंट्री करनी है तो फ्रांस के थ्रू करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 चलिए। आप सभी को मालूम है कि इन दिनों फ्रांस में होने वाले हैं इलेक्शन, और देखिए दो चीजें आप लोग मतलब किसी भी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर कोई परिवर्तन आए तो यह ध्यान रखिएगा कहीं चुनाव तो होने वाले नहीं है, क्योंकि इस समय इमानुएल मैक्रोन चुनावों से पहले अपने आप की जो छवि है वो बहुत स्ट्रांग नेता के रूप में दिखाना चाहते हैं। यानी जिस प्रकार से पुतिन ने अपने आप को वर्ल्ड लीडर दिखाया हुआ है, कभी ओबामा ने दिखाया हुआ था, या फिर कोई भी मतलब नेता अपने आप को वर्ल्ड लीडर दिखाने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से मैक्रोन भी काम कर रहे हैं। मैक्रोन ने हाल ही में इतना बड़ा स्टेप लिया था कि जब ऑस्ट्रेलिया को यूएस ने सबमरीन बेचने का निर्णय लिया, कुछ याद है आपको? आपको याद होगा हमने एक संगठन पढ़ा था, मैं आपको चीजें ध्यान कराता जा रहा हूं, शायद आपको याद आ जाए। हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को यूएस ने कहा था कि वो अपने द्वारा सबमरीन बेचेगा, और सबमरीन बेचने के लिए उसने साथ में पकड़ा था यूके को और साथ में आ गया था यूएस। आपको याद होगा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ में यूके और यूएस का एक गठबंधन बना था, कुछ याद है, जिसे आपने ऑकुस के नाम से जाना था। इससे फ्रांस इतना नाराज हुआ था कि इसने ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया था। कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ में धोखा किया है, और वो इन सब से एक बार में नाराज हो गया। इस घनघोर बेइज्जती को फ्रांस झेल नहीं पाया। फ्रांस को चाहिए था कि पैसिफिक इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, जो कि फ्रांस से सबमरीन परचेज करने वाला था, वो यूके की वो फ्रांस की जद से बाहर निकल गया। फ्रांस भी तड़पड़ा रहा था एकदम कि भाई हिंद महासागर में कोई ऐसा देश मिल जाए जिसकी सबसे जबरदस्त पकड़ हो हिंद महासागर क्षेत्र में, तो मिलने वाला तो वही था जिसके पास सबसे बड़ी तटरेखा थी। कौन? अपना प्यारा भारत।
और फ्रांस को मिल गया भारत। और फ्रांस ने भारत से एक प्रकार से यह समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से जो प्यार करने में खिन्नता रह गई थी उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भारत के साथ निभाई है। मतलब एक तरह से यह कहा है कि भैया तुम ही हो हमारे सखा संबंधी, इस पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में तुम्हारे पास ही है हमारी सारी जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे और ऐसी चर्चाओं को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पढ़ा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ा जाता है, जो कि हमारे जीएस पेपर 2 का हिस्सा है यूपीएससी सिलेबस पेपर के अंदर। ठीक है, तो चलिए, तो हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपनी प्रतिबद्धता जारी करने पर बल दिया है? तो वो है फ्रांस, जिसने कहा है कि भैया तुम ही हो हमारे सखा और हम आपकी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के अंदर मदद करना चाहते हैं। कुल जमा बात यह है साहब कि आपके पास अगर खरीदने की कैपेसिटी है तो बेचने वाला आपके गेट तक चला आएगा। दुनिया के देशों को यह पता है कि भारत इस एशिया पैसिफिक क्षेत्र के अंदर कितना समृद्धिशील देश है, जिसने दिवाली पर जनाब लगभग ₹1.25 ट्रिलियन का माल खरीद लिया हो। हैं, उस देश के बारे में कौन नहीं जानेगा। मतलब हम लोग दिवाली पे इतनी शॉपिंग कर ले गए जितनी, मतलब पाकिस्तान जैसों की इकोनॉमी खराब हो जाए इतने में तो हमने इतनी दिवाली पे शॉपिंग कर ली। अब जब हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी इतनी जबरदस्त है कि दुनिया के टॉप 3 देशों में हम परचेजिंग पावर पैरिटी से आते हैं, तो भैया जो भी व्यापारी होगा वो हमारे गेट के आगे पूरा नागिन डांस करेगा। ऐसी स्थिति में फ्रांस चला हमारे साथ और उसने कहा कि हम इस पूरे क्षेत्र के अंदर मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आपके साथ डेवलप करना चाहते हैं, हम आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक है साथियों, ऐसी बातें किससे कही गई साहब? हमने तो अपने रणनीतिकार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के अजीत डोभाल जी, इनको भेजा था पेरिस कि जाइए आप थोड़ी सी बातचीत करिए। ये वहां पर पहुंचे और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर इन्होंने पेरिस के साथ में बैठ करके फ्रांस के जो एनएसए हैं उनके साथ बातचीत करी। इनके साथ बातचीत में इन्होंने स्ट्रेटेजिक टाइज यानी रणनीतिक रूप से सखा संबंधी होने की बात दोहराई। इन्होंने कहा कि हमने ना केवल अजित डोभाल जी से बात करी बल्कि यहां के विदेश मंत्री से भी डोभाल साहब ने जाकर बातचीत करी और कहा कि देखिए साहब आप हमारे किस तरह काम आ सकते हैं वो बताइए। इनने कहा देखिए रिसेंटली इन 3 लोगों ने मिलकर के हमें चूना लगाया था, ये बेचारे दुखी हो गए। इनके प्रतिनिधि ने ये सारी बातें बता दी कि ये लोग मिलकर के ऑकुस गठबंधन बना लिए। ये जो बंदा ऑस्ट्रेलिया वाला है अमेरिका वालों के चक्कर में, और ये पिछलग्गू भैया जो थे वो इसके साथ साथ खड़े थे, दिखना नहीं चाह रहे थे। इनने हमें धोखा दिया है और सबमरीन जो है वो हमसे ना खरीद के ऑकुस गठबंधन बना लिया था। और जनाब बात ऐसी है, हमें जो है मैक्रोन साहब को जो बुरा लगी ना बात, वो बात ये है कि इसका बदला कैसे लिया जाए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किस प्रकार से भारत का हाथ पकड़ा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली भारत का इन दिनों चल रहा है आत्मनिर्भर भारत प्लान। देखिए 2 बातें समझने का प्रयास करिए। सबसे बड़ी बात यह है, जब ऑकुस गठबंधन हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ यूके यूएस का गठबंधन हुआ, सबमरीन की जो बातें आई थी उसमें इमानुएल मैक्रोन ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन देने वाले थे। इन सबमरीन के निर्माण के लिए इन्होंने कहा था कि हम बनी बनाई सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को बेचेंगे। भारत के साथ सीन क्या चल रहा है कि भारत आजकल इन जितने भी हथियार निर्माता लोग हैं इनसे एक ही बात बोलता है कि देखो भाई, माल भले ही अपना बेचो लेकिन बेचने के लिए आना पड़ेगा इंडिया, यानी कि आप हमारे यहां आओगे, हमारे सामने बनाओगे। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई जैसे अगर हमारे घर में कोई फंक्शन हो तो हमारे सामने 2 विकल्प होते हैं, या तो हम बाजार से भोजन खरीद के ले आएं और अपने घर वालों को खिला दें, और दूसरा होता है कि हम हलवाई को अपने घर में बिठाएं, हम घर में बिठाएं और उसको अपनी आंखों के सामने शुद्ध माल लाके दें, और घर की महिलाएं थोड़ा जाकर के उस हलवाई से पूछ भी ले कि भैया जरा बताओ आपकी आलू की सब्जी में तेल ऊपर तैरता कैसे है। बिल्कुल भारत भी वैसा ही कर रहा है अपने आत्मनिर्भर भारत प्लान के अंदर। इसमें क्या कहता है, भारत का प्लान यह है कि भाई जिसको भी जो भी माल बेचना है आओ इंडिया बेचने, हमें कतई कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से आओ लेकिन बनाओ हमारे यहां पर। यही है हमारा आत्मनिर्भर। हम ये मना, आप में से कई लोगों के दिमाग में ना आत्मनिर्भर प्लान को लेकर कुछ मिसकंसेप्शन है। उन्हें लगता है कि भारत खुद का माल खुद बनाएगा। जी नहीं, भारत खुद का माल खुद नहीं बना रहा है। भारत कह रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में आप लोग ऑलरेडी आगे हो तो आगे रहो,
लेकिन बनाओ हमारे यहां, ताकि हमारे भी वैज्ञानिक आपसे सीख लें कि आपका ये राफेल इतना तेज उड़ता कैसे है। ये जो टेक्नोलॉजी सीखने की कला है ना, क्योंकि हम बनाते हुए कारीगर को देखकर सीख जाते हैं। आप में से कई कलाकार तो ऐसे हैं कि मटका बनता हुआ देख करके पॉटर के पास बैठ करके उस पॉटर से कहते हैं कि भैया थोड़ा सा आप साइड में हो जाइए, हम खुद मटका बना के देखेंगे। ये आजकल ये टूरिज्म का हिस्सा हो गया है। तो भारत ने ये कला पकड़ ली है, सबसे ये कहा है। तो फ्रांस भी समझ गया कि बेटा इनके साथ टेक्नोलॉजी साझा करने का मतलब है घर में बिठवा के बनवाएंगे, और अगर ये घर में बिठवा कर बनाएंगे तो साहब ऐसी स्थिति में हम लोग तैयार हैं, हम भारत के साथ तैयार हैं। हम ये तैयार हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत प्लान के अंदर जो भारत इन डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, आपको मालूम होना चाहिए भारत कितने डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है। 2 डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है, एक बना रहा है उत्तर प्रदेश में, दूसरा बना रहा है तमिलनाडु में। इनने कहा साहब हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ पूरी तरह कॉपरेशन करने के लिए तैयार हैं, आपके डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन में, आपके साथ रिसर्च करने में, क्योंकि हमें पता है कि आपके साथ रहने में ही हमें एशिया पैसिफिक के अंदर फायदा है। बकायदा डोवाल साहब के सम्मान में बजाया म्यूजिक भी बजाया गया, बढ़िया से सम्मानजनक बातें की गई प्रॉपर तरीके से, और जो मतलब फ्रांस जो है वो हमारे साथ में तैयार रहा। अब आती है मोदी जी की बारी। अब इनको अपने द्वारा 24-25 नवंबर को भाषण देना है साहब। 24 नवंबर को भाषण किस बात पर देना है? इनको भाषण देना है कि भारत किस प्रकार से मिलकर के फ्रांस के साथ में प्रॉपर तरीके से डिजिटल क्षेत्र के अंदर कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो उसमें किस प्रकार से साथ हो सकता है। इसको कहा गया है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोले तो इंडिया फ्रांस इनोवेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक सेमिनार टाइप की सेमिनार होने वाली है, स्टार्टअप एग्जीबिशन है, जिसमें दुनिया भर के स्टार्टअप्स एकत्रित होंगे। भारत इसके अंदर अपना भाषणबाजी करेगा। इस बारे में भी चर्चा हो गई। मैक्रोन साहब को पूरी तरह समझा दिया गया कि जो भी काम है, अगर आपको इस क्षेत्र के अंदर इस व्यक्ति ने धोखा दिया है, कतई चिंता मत करिए, हम इससे बढ़िया पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ आइए और बढ़िया तरीके से जुट जाइए काम के अंदर। और फ्रांस हमारे साथ आ गया। अब एक बड़ा सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, फ्रांस यहां बैठा हुआ है, उसे यहां आने की इतनी जरूरत क्या है? देखिए 2 बातें समझना। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली उसे ही माना गया है जो इस पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए की पॉइंट रखता हो, कोई महत्वपूर्ण जगह पकड़ के रखता हो। जैसे अमेरिका भले ही बैठा यहां पर है, लेकिन दुनिया में यहां पर भी अपने आइलैंड्स बना के रखा हुआ है। हर जगह इसके, चाहे जिबूती हो चाहे कहीं भी हो, इसके अपने नेवल बेसिस हैं, चाहे इराक हो, मतलब यहां पर इसने अपने एयरफोर्स बेसिस बना रखे हैं, चाहे आपका ईरान हो, सऊदी अरब हो, यहां इसने अपने एयरफोर्स। दुनिया का हर देश अपने आप को पावरफुल तभी समझता है जब उसका संपूर्ण दुनिया में कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पॉइंट उपस्थित हो। फ्रांस भी उसी प्रकार का व्यक्ति रहा है, क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो फ्रांस उस समय जब नेवल पावर्स हुआ करती थी तो ब्रिटेन के बाद दूसरी सबसे ताकतवर जो सत्ता थी वो फ्रांस की थी। यही कारण है कि फ्रांस इंडियन ओशन के अंदर जो दक्षिणी वाला क्षेत्र है ना, जहां पर आप ये वाले आइलैंड्स देखते हैं, जिसमें कि आप लोग रीयूनियन आइलैंड जो कि सेशल्स के पास में है उसे देखते हैं, असल में वो आइलैंड आज भी फ्रांस के पास है। अर्थात भारत के लिए अच्छा क्या है? भारत के लिए अच्छा है कि अगर फ्रांस हमारे साथ जुड़ता है तो हमें दक्षिणी जो सागर है, हिंद महासागर, उसमें फ्रांस के नेवल बेसिस को यूज करने में फायदा मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से भले ही भारत ने ओमान के अंदर अपने द्वारा सारी सुविधाओं का विकास कर रखा हो, लेकिन आबू धाबी और सऊदी यूएई के अंदर जो इसने एयरफोर्स बेसिस बना रखे हैं, इसने फ्रांस ने, भारत उनको भी एक्सेस कर पाएगा यदि इसके साथ हमारी डिफेंस साझेदारी बढ़ती है, और यही इसकी सबसे बड़ी जीत होगी। यह चाहता है कि भारत के साथ मिलकर इंडियन ओशन के अंदर हम पार्टनरशिप कर लें और ये सारी चीजें आगे चलाएं। अब भाई भारत बाहर गया है। भारत ने अपना एक प्लान बनाया था जिसको कहा गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यदि आपको याद हो तो हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21
जो कि COP21 के नाम से जानी जाती है, जिसे आप पेरिस क्लाइमेट डील के नाम से जानते हैं। भारत ने जब COP21 में फ्रांस की यात्रा की थी तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का निर्माण किया था। अब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भारत ने कहा कि भैया फ्रांस, आपने कहा था कि आप हमारे साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएंगे। अब आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हमारा साथ देने की बात तो कर दी थी, लेकिन जनाब केवल बात से काम नहीं चलेगा, थोड़ा रोकड़ा रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाना है। ऑफिस भी हमने अपने ही देश में खोला है, दुनिया में ढिंडोरा भी हम पीटे, नाम तुम्हारा लें, पार्टनरशिप ऐसे नहीं चलेगी, थोड़ा रोकड़ा रिलीज करो। इनने कहा सर चिंता मत करिए, बोलिए कितना पैसा चाहिए। तो जनाब इसने हमको 861.5 मिलियन डॉलर 2022 तक सोलर प्रोजेक्ट में देने का निर्णय लिया है। इसने कहा है कि हम अपने सोलर अलायंस के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जनाब बहुत होता है भाई, ये मतलब बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे हैं। इतना पैसा जो है ये हमको देने के लिए तैयार हुआ है कि एक काम करिए, इस पैसे से दुनिया के अंदर सोलर टेक्नोलॉजीज बेचेंगे, आप तैयार हो जाइए। ये किसने कहा? फ्रांस ने कहा। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए हो। अगर हम बात करते हैं कि भारत का फ्रांस के साथ में व्यापार कैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको बायलेटरली ये भी तो देखना होगा कि फ्रांस के साथ हमारा व्यापार कितने रुपए का होता है, क्या उसे बढ़ाया जा सकता है। आइए तथ्यात्मक रूप से बताता हूं। भारत का जो बायलेटरल ट्रेड है फ्रांस के साथ में वो 10.75 बिलियन डॉलर का है। हां जी, आप में से बहुत सारे बालक विद्यार्थी परेशान हुआ करते थे कि सर पहले तो आप पढ़ाते ही यूपीएससी लेवल पे हो, उसके बाद में आजकल कंटेंट भी आप देने लग गए हो अंग्रेजी में, तो हमसे कोई नाराजगी हो गई है जो आप हमारा ख्याल नहीं रखते हैं। भाई हमने भी अपनी टीम के सामने थोड़ा सा मनोहार किया कि प्रभु थोड़ा सा सपोर्ट कर दो हमें, ताकि 2-4 बच्चों का भला हो जाए। तो जनाब हमने प्रयास किया है कि आपको अंग्रेजी जो दे रहे हैं उसके साथ साथ हिंदी भी उपलब्ध कराएं, आपको उस अंग्रेजी के साथ साथ अधिकांश कंटेंट की हिंदी मिल जाए, और ये संपूर्ण मटेरियल में आपको बुलेट पॉइंट्स, चलते फिरते पॉइंट्स क्लास में ही लिख लेने होते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए आप जब हमारी क्लास पूरी हो जाए तो आप हमारे टेलीग्राम पर हमें सर्च करके अंकित अवस्थी सर के नाम से इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये कंटेंट जो हम दिखा रहे हैं ये सारा मिल जाता है, ठीक है ना। तो आप दुखी ना हो, आपके लिए हमने ये दोनों चीजें मर्ज कर दी। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेजेस हमारे पास आ रहे थे। तो जनाब 10.75 बिलियन डॉलर का हमारे पास व्यापार हुआ करता था। ये हमारा बायलेटरल ट्रेड है फ्रांस के साथ में। आपको जानकर खुशी होगी कि हमने अभी तक 16 बिलियन डॉलर के व्यापार हस्ताक्षर इनके साथ कर लिए हैं। 1000 से ज्यादा भारतीय कंपनी फ्रांस में जाकर के काम कर रही हैं। भारत आने वाले टाइम में इसके साथ राफेल तो परचेज कर ही चुका है, और भी डिफेंस एग्रीमेंट इनके साथ करने वाला है, जिसमें से भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के 2005 में 6 स्कॉर्पियन सबमरीन लेने का प्लान किया था। आपको मालूम होना चाहिए सबमरीन के लिए फ्रांस बड़ा उत्साहित रहता है कि भैया हमसे पैसे के लिए कुछ तो ले लो ताकि हमारा भी बिजनेस चल पड़े। आपको एक बहुत शानदार बात पता चलेगी फ्रांस के बारे में, शायद ही आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि फ्रांस हमारे उन मित्र राष्ट्रों में से है जो कि हमारे साथ उस समय खड़ा रहा जिस समय दुनिया के अधिकांश देशों ने भारत से नजरें फेर ली थी। ये एक प्रकार से भारत के लिए रशिया जैसा मित्र है। कैसा? आपको मालूम होना चाहिए 1998 में जब भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, आपको मालूम होना चाहिए भारत ने परमाणु बम के परीक्षण 2 बार किए हैं। एक बार किया था पोखरण के अंदर ही स्माइलिंग बुद्धा नाम से, दूसरी बार हमने एक बार और परमाणु परीक्षण किया था अटल जी के टाइम पर 1998 में। उस मिशन का नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको पता होना चाहिए हमारे उस मिशन का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में बताइए। उस समय जब दुनिया के देशों ने भारत से यह कहा कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, 1998 में दुनिया के अधिकांश देशों ने अमेरिका की तूती में बोलते हुए भारत पर सैंक्शंस लगा दिए थे, व्यापार रोक दिया था। फ्रांस इकलौता ऐसा देश था जो हमारे साथ खड़ा रहा और उसने कहा कि हम भारत की शक्ति का सम्मान करते हैं और भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को कायम रखते हैं, यानी कि हम इसके साथ जुड़े रहेंगे। आपको याद होना चाहिए स्माइलिंग बुद्धा 1974 था, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, ऑपरेशन शक्ति किया था हम लोगों ने, मिशन शक्ति था जो हम लोगों ने कब किया था?
1998 में, और उस समय परमाणु बम के परीक्षण के बाद फ्रांस हमारे साथ जुड़ा रहा। कहते हैं कि हमने सबसे पहले स्ट्रेटेजिक संबंधों की जो बातचीत शुरू करी ना, कि रणनीतिक रूप से हमारा मित्र कौन है। जब सब लोग आपके खिलाफ हो जाएं तो जो खड़ा रहे वो आपका मित्र है। ऐसी स्थिति में फ्रांस वो मित्र है हमारा जो हमारे स्ट्रेटेजिक मित्रों में से सबसे पहले नंबर पर आता है। ठीक है, तो इसके साथ की जो बातें हैं वो आपको समझ में होनी चाहिए। आपको पता नहीं कितने लोगों को यह बात पता होगी, भारत का जो अंतरिक्ष स्टेशन स्टेबलाइज किया गया, श्रीहरिकोटा से हमने जो अपनी लॉन्चिंग साइट बनाई, जहां से हमारे इसरो के रॉकेट उठ करके आसमान में चले जाते हैं, उसके विकास में जो सहयोग देने वाला दो देश था वो फ्रांस ही था। आपको पता नहीं कितने लोगों को यह बात पता होगी कि हमारी जो श्रीहरिकोटा की लॉन्चिंग साइट है, यह भी फ्रांस के द्वारा ही हमारे साथ मिलकर के विकसित की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा गगनयान मिशन जाने वाला है, जिसमें इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में यात्री भेजे जाने प्रस्तावित हैं, उसमें भी हमारा प्रमुख सहयोगी फ्रांस ही है, जो हमें टेक्नोलॉजीज में मदद कर रहा है। बात हो एजुकेशन की, लगभग 2500 से अधिक महीने मतलब साल के अंदर विद्यार्थी फ्रांस हमारी तरफ से पढ़ने के लिए जाया करते हैं। राफेल का समझौता हो या फिर एजुकेशन या व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में फ्रांस हमारे साथ है। और ऐसी स्थिति में जब भारत ने अपने यहां पर परमाणु रिएक्टर्स की स्थापना करी थी, तो फ्रांस की कंपनी एरिना हमारे साथ थी, और उसने अरीवा जो है वो हमारे साथ थी, और परमाणु रिएक्टर्स के अंदर भी फ्रांस हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहा। जब दुनिया के देशों ने हमें न्यूक्लियर फ्यूल देने से मना कर दिया कि हम यूरेनियम नहीं देंगे, तब फ्रांस ही था जिसने कहा कि हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपके यहां न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना करवाएंगे। ठीक है, तो ये है भारत के फ्रांस से रिश्ते। उम्मीद है आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए हों। ठीक है, ये थे अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर सवाल। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो चलिए और आगे चलते हैं इससे अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ी भी बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं होती है, और एक शेयर का बटन होता है, वो तुरंत शेयर कर दो ताकि आपके और दोस्तों को भी भारत के फ्रांस से कितने अच्छे हैं संबंध ये पता चल सके। आप लोगों को ये सारी जानकारियां बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में एक ऑफर चल रहा है यूपीएससी कैटेगरी में, जिसमें आप लोगों को 10% जो डिस्काउंट है कॉम्बो के ऊपर वो एडिशनली दिया जा रहा है। आपको 1 साल का प्लस कॉम्बो यानी कि कोर्सेज प्लस में इसके साथ साथ ऑप्शनल की जो क्लासेस हैं ये 46,000 रुपीज में मात्र दी जा रही हैं। 2 साल का कोर्स 66,000 में दिया जा रहा है, और 3 साल का कोर्स मात्र 80,000 रुपए में दिया जा रहा है। यानी कि एक प्रकार से आप ये समझिए कि अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं और आप अनअकैडमी के साथ ऑप्शनल प्लस जीएस की क्लास में जुड़ते हैं, तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर यूपीएससी का एक ऐसा कोर्स जिसमें ऑप्शनल प्लस में जीएस प्लस में 200 से अधिक टीचर्स की क्लासेस, प्रॉपर कंटेंट, टेस्ट सीरीज, हिंदी इंग्लिश में सारा कंटेंट, जो भी आप भाषा चुनना चाहें उसकी आजादी, तमाम सुविधाएं आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पर प्राप्त हो जाती हैं। आप लोग अंकित10 रेफरल कोड यूज करके मेरी इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी पर विजन 2022, 2023, 2024 इन सब चीजों के लिए आपके लिए बैचेस उपलब्ध हैं। अगर आप 2022 में एग्जाम लिखना चाहते हैं तो आपके लिए बैच उपलब्ध है। 2023 में एग्जाम लिखना चाहते हैं तो भी आपके लिए बैच उपलब्ध है। आपके ये बैच आज से शुरू हुए हैं। अगर आप चाहें तो इन बैचेस को एनरोल कर सकते हैं विद द सेम सब्सक्रिप्शन। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।